हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मॉडुलस होता क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पता ना आपको क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये होती है। हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस होता क्या है। अभी हम इनको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में लाई करवाते हैं। ठीक है, ये आपका रियल एक्सिस होता है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो यहीं यहाँ कहीं आएगा आपका। ठीक है, जेड एक्स प्लस योटा वाई जो है यहाँ कहीं लोकेट करेगा आपका। ठीक है, तो मॉडुलस क्या होता है, ये जो ओरिजिन है, ठीक है, जो हमारे प्लेन का ओरिजिन है, उस ओरिजिन से लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस जो होती है। ठीक है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं, मोड कह देते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड मॉडुलस डाल के ऐसे। ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस डाल दिया। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कैसे करते हैं, क्या करेंगे, जैसे डिस्टेंस बोला है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा आपके 0 0 कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट चेक करूँ तो वो एक्स और वाई होंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने का। ठीक है, तो मेनली मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड करना होता है। हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन से हमने उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप z और उसका कंजुगेट लेते हो साथ में, ठीक है, z बार क्या होता है, कंजुगेट होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो z इंटू उसका कंजुगेट किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड, जिसको मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो उसके कंजुगेट के मोड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोला हुआ है इसमें, ये देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक उन्होंने कहा है कि z और उसका कंजुगेट लो। ठीक है, जैसे मेरे पास ये z है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके साथ उसका कंजुगेट लेना मैंने, x प्लस योटा वाई एंड x माइनस योटा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन जाती है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बोला है कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब कि z के मॉडुलस का स्क्वायर। तो z का मॉडुलस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये सेम टर्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, जहां उसके मैग्नीट्यूड, जहां फिर उसके कंजुगेट का स्क्वायर करो, देखो कंजुगेट क्या आएगा इसका, z का कंजुगेट क्या होगा, x माइनस योटा वाई है ना, ये आएगा ना, x माइनस योटा वाई आएगा ना कंजुगेट। तो इसका मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो x माइनस योटा वाई का देखो, यहाँ पे मैं कंजुगेट लिख देती हूँ, इसका x माइनस योटा वाई आएगा, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई आना था ना, जो साइन है वही आएगा ना, तो वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये सेम टर्म, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज जो है यूज होती है, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला हुआ है कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करके बाद में उसका मॉडुलस फाइंड करो, या इंडिविजुअली इसका मॉडुलस फाइंड करो, आपके पास जो है दोनों टर्म इक्वल आती है। ठीक है, डिवाइड में भी सेम है। अभी देखो होल z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 का कंजुगेट प्लस z2 इंटू z1 का कंजुगेट। तो ये कहां से आया, ये देखो, इसको भी हम देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसमें प्रूफ मैटर नहीं करता, पर फिर भी
हम आपको प्रूव करवा देते हैं, आपको मेनली ये प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये पूरा मेरा Z है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में आप चेंज कर सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, Z इंटू उसका मैग्नीट्यूड, उसका आपने कंजुगेट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा Z आपके पास, इसको लिखेंगे Z1 प्लस Z2 और उसका कंजुगेट ले लिया साथ में, होल का ऐसे कंजुगेट लिया हुआ है, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2, अभी पीछे हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टीज की थी, तो हमने कहा था कि चाहे आप दोनों को प्लस करके होल का कंजुगेट निकालो, चाहे चाहे इंडिविजुअली का कंजुगेट निकालो, वो दोनों इक्वल होते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करो इसके साथ Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, ठीक है। नेक्स्ट प्लस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी, Z1 और उसका कंजुगेट साथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी Z2 और उसका कंजुगेट अगर उसके साथ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये सेम ही रहेगा, Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z2 Z1 कंजुगेट। तो ये देखो राइट हैंड साइड आपकी यहाँ से आई है, ठीक है, पता चल गया। तो माइनस में भी सेम है, यहाँ पे प्लस का साइन ना, वहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बोला हुआ कि इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। इसको और इसको प्लस करोगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म कट हो जाएगी आपकी, बचेगा कौन सा, ये वाला हिस्सा बचेगा ना। तो वही लिखा है 2 इंटू Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, ये भी समझ लो एक बार। जैसे आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में भी हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है। तो जो न्यू बच्चे हैं उनको तो पता नहीं होगा कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा +2 का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये देख लो, वेक्टर में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी होती है। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसके वर्टिसेस हो जाएंगे और साइड ले लेते हैं ABNC, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, अगर मैं ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का सम करूं तो वो थर्ड साइड के इक्वल जो उससे बड़ा आता है, ठीक है, पता ना ये चीज। चाहे आप इन दो साइड्स का सम लो, वो थर्ड साइड्स के इक्वल भी आ सकता है, उससे बड़ा भी आएगा, ठीक है, बड़ा ही होगा। दोनों दो साइड का सम करोगे तो बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस है। तो B प्लस C ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा A के, ठीक है। पर इन वेक्टर फॉर्म अगर हम इसको देखें, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी को देखें, तो यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन हो जाएगा, ये मेरे पास है OA वेक्टर, ठीक है, ये है OB वेक्टर। अभी देखो यहाँ पे AB, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है Z1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं हम Z1, ये हो जाएगी आपकी Z2, ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, और ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना आपका, तो ये दोनों का प्लस करके Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये आएगा। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी कहती है कि किसी भी दो साइड्स का सम लें तो वो थर्ड के इक्वल जो उससे बड़ी आती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि Z मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 को ऐड करूंगी अगर मैं Z2 के मॉडुलस में, तो वो बड़ा आएगा किसके, मॉडुलस ऑफ Z1 के, ठीक है, बड़ा आएगा इससे। तो Z2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल होगा मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 के, ठीक है। तो ये टर्म इससे बड़ी होगी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 के। अगर इससे बड़ा तो ये छोटा किससे होगा, उससे लेस या इक्वल किसकी होगा, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के, ठीक है, ओके, ठीक है। इन दोनों के सम, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगी तो वो इससे बड़ा ही आएगा ना, ठीक है, इससे बड़ा आएगा।
तो यही आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी हो जाती है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्गुमेंट होता क्या है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट क्या होता है, इसको भी हम ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी इमेजिनरी एक्सिस, ये हो जाएगी रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो जाता है ओरिजिन। यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस योटा वाई, तो ये आ जाता आपका मोड ऑफ z। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाती है आपकी पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये होती है नेगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस जो है इस मोड ऑफ z से, इस लाइन से, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस जो है आपकी इस लाइन से जो एंगल बनाती है, ठीक है, एंगल मान लो थीटा बनाएगी, उस थीटा को, उस एंगल को हम क्या देते हैं, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्गुमेंट लिखते कहते हैं कैसे है, ए आर जी डाल के आगे क्या ब्रैकेट में जेड लगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। ठीक है, तो रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, उसको हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस अयोटा। ठीक है, मैंने इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है कि क्या होगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होगा इसका, वो मैंने फाइंड करना है। तो पहले देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये लाई कहाँ करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑब्वियस। ठीक है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, तो ये आपका यहाँ कहीं लाई करेगा 1 प्लस योटा। तो मैंने बोला है ये जो एंगल बनेगा ना आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या हो जाता है, आर्गुमेंट होता है ना। तो मुझे ये थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, एंड जो बेस होता है आपका, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो आपका परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आपकी वो 1 होगी ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगल देखूँ तो tan थीटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा tan थीटा, tan लगेगा ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/1 आ जाएगा। तो एंगल जो tan है 1 किस एंगल पे होता है, π/4 पे होता है ना, तो थीटा आपका आ जाएगा π/4। तो मतलब आर्गुमेंट जो आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आर्गुमेंट आ गया वो आपका आ जाएगा π/4। ठीक है, एंगल जो आपका आता है ना वो हमेशा रेडियन में ही हम मेजर करते हैं, तो ये आपका इसका आर्गुमेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, तो ये होता है आर्गुमेंट। ठीक है, अब देखो ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो आर्गुमेंट इसका क्या आ गया, π/4 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें आर्गुमेंट निकालने के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होती है इसकी जर्नल वैल्यू। ठीक है, जर्नल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, और सेकंड होती है प्रिंसिपल वैल्यू।
जो जर्नल वैल्यू होती है ना उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना उसको हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट, एम्पलीट्यूड उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है ना, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो आपकी 180, पॉजिटिव 180 और नेगेटिव 180 के बीच में लाई करती है, ठीक है, मतलब 180 के बीच में लाई करेगी, -180 और +180 के बीच में ही जो एंगल आपका लाई करेगा वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो इससे बड़ा एंगल आ जाता है, अगर देखो जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैंने बोला है, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू आपकी आई π/4, तो इसको हम अगर मैं मेजर करूँ तो इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2π + थीटा, ठीक है, 2π + थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है इसको लिखने में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती कि tan 2π + थीटा, ठीक है, तो वो तब भी tan थीटा ही आना था, ठीक है, तब भी tan π/4 ही आएगा आंसर। तो इस एंगल को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उस तरीके को रिप्रेजेंट कौन करता है, जी जर्नल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जर्नल वैल्यू हम कैसे लिखते हैं कि जो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आता है, उसमें हम 2k पाई बस ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। अगर आपका एंगल जो है 180 से बड़ा आ रहा है तो वो आपकी जर्नल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में 2k पाई क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इसमें k क्या होगा आपका, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। कि आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, सॉरी, ये देखो आपने पढ़ा है ना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करो तो वो पॉजिटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं एंगल को मेजर करूं तो वो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो इसीलिए इसमें मैंने 2k पाई को ऐड किया है, ठीक है। तो समझ आ गया जर्नल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ आपकी इसी रेंज के अंदर आती है, ठीक है, इसी रेंज के अंदर आनी चाहिए। तो जर्नल वैल्यू जो है वो 180 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो है जो हम कहेंगे कि उसका जो आर्गुमेंट है वो आपका ये आया है, ठीक है। ये तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अगर मैं इसकी जर्नल वैल्यू लिखती तो जर्नल वैल्यू क्या आनी थी इसकी, π/4 + 2k पाई, ठीक है। π/4 में बस आपने ऐड कर देना 2k पाई और कुछ नहीं करना आपने, ओके, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, ठीक है, क्वाड्रेंट पता है ना आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो आपके पास है -1 + ये होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहाँ आएगा, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं आएगा आपका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z -1 + आयोटा, ये होता है, ठीक है। अब मुझे इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट मतलब थीटा फाइंड करना है। तो आर्गुमेंट होता क्या है, रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। तो मुझे ये थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो अगर यहाँ पे एंगल मेरा मान लो कोई भी एंगल ले लो, यहाँ पे अल्फा एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो थीटा क्या आएगा, तो देखो इसको, अब देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा, सॉरी tan अल्फा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक है। तो अल्फा है आपके पास π/4, हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है, थीटा फाइंड करना हमने। तो थीटा के लिए क्या करोगे, टोटल एंगल कितना होता है, पाई होता है, टोटल एंगल 180 होता है ना, तो टोटल एंगल में से थीटा फाइंड करना है, तो टोटल एंगल जो पाई में से क्या करो, माइनस कर दो, अल्फा को माइनस कर दो, ठीक है। पूरे एंगल में से अल्फा माइनस कर दो तो थीटा आ जाएगा ना। तो 180 में मैंने π/4 को माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 3π/4, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4, ठीक है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो आर्गुमेंट है वो क्या आएगा, जो टोटल एंगल में से थीटा को माइनस कर दो तो आपके पास आर्गुमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट क्या आ गया, 3π/4 आपका आर्गुमेंट आ जाएगा, ओके। तो ये था सेकंड क्वाड्रेंट। आगे नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाओ, ये देखो, ये आपकी रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, z इक्वल्स टू -1 माइनस एटा, ठीक है, ये आपका तो यहाँ कहीं लाई करेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा -1 माइनस एटा। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे देखो मैंने बोला कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस ये है। अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो देखो 180 से बड़ा बन रहा है, ठीक है, 180 से बड़ा बन रहा है, तो क्या करेंगे हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक है। अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे तो 180 से बड़ा बन रहा है ना एंगल, जब आप इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, ठीक है। तो ये थीटा मुझे फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं अल्फा, तो अल्फा फाइंड करो, तो सेम tan अल्फा आपके किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। अब ध्यान दो, देखो अल्फा की वैल्यू आपकी π/4 आ गई है, मुझे थीटा फाइंड करना है ना। पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल पाई होता है, पाई में अगर मैं अल्फा माइनस कर दूं, ठीक है, अब देखो ध्यान दो इधर, थीटा इक्वल्स टू पाई में से 180 में से अगर मैं अल्फा को माइनस कर दूं तो मेरे पास थीटा आएगा। बट एक चीज और है, ये जो आपका एंगल है ना, जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो मैंने अभी बोला कि जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने तो एंगल क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो जो एंगल आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसके साथ माइनस का साइन भी लगेगा, ठीक है, थीटा नेगेटिव होगा ना आपका। तो यहाँ पे माइनस पाई माइनस अल्फा कितना है π/4, तो ये आ जाएगा -3π/4, ठीक है। तो आर्गुमेंट जो है इसका, आर्गुमेंट ऑफ z आएगा -3π/4, समझ आया, ठीक है। तो ये आपका आर्गुमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का भी यहीं पे देख लेते हैं। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा 1 माइनस योटा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एंगल फाइंड करना है, थीटा एंगल फाइंड करना है ना, ये मुझे एंगल चाहिए थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, आपका जो यहाँ से एंगल फाइंड करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी, जो आपका थीटा आएगा वो क्या आएगा, आपका π/4 आएगा, बट नेगेटिव ऑफ π/4 आएगा, ठीक है। यहां से जब आप ये देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 हो गया ना, तो tan थीटा 1 किस एंगल पे होता है, π/4 पे होता है। तो एंगल का ध्यान दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने तो एंगल जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो
तो जो एंगल आता है वो आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपका एंगल जो है किस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। समझ आ गया, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, आर्गुमेंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो हमको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो हम आपके सारे डाउट क्लियर करने को तैयार हैं, आप कमेंट कीजिए जो भी आपका डाउट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।